Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start another topic, which is logistic regression and survival analysis. This is logistic regression, means the word come from log. So logistic, it is not a logistic regression. So it is a logistic regression. Now let us start. Introduction. Linear regression model used when dependent or outcome variable is a continuous variable. For example, HbA1c, systolic blood pressure in mm of Hg. जब आउटकम वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक HbA1c, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर HbA1c परसेंटेज में और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन mm ऑफ Hg में ये कंटिन्यूस डेटा हो, तो फिर जो है वो हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ करते हैं. बट इन क्लिनिकल रिसर्च मैनी आउटकम्स वेरिएबल्स आर नॉट कंटिन्यूस एंड कंसेप्चुअली. फॉर एग्जाम्पल दे डेड और अलाइव यानी नॉमिनल वेरिएबल, yes or no, done or not done. So outcome variables may be categorical, that is dichotomous, or binary variable यानी dichotomous वो yes, no, done, not done. Binary variable यानी दो ऑप्शन है. In many situations outcome variables may be the time until event occur. For example, adverse event occur after the start of treatment, कि adverse effect हुआ या नहीं हुआ एक certain time period के बाद. So for such type of outcome data, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस टेक्निक इज़ मोर एप्रोप्रिएट. तो इस तरह के डेटा के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन टेक्निक ज़्यादा एप्रोप्रिएट होती है. नाउ फर्स्ट इज़ द बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यानी अगर दो आउटकम हो या डन नॉट डन इस तरह के. मोस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ यूज 7% ऑफ HbA1c एज ए कट ऑफ पॉइंट. यानी 7% अगर HbA1c एक कट ऑफ पॉइंट है, अगर उससे नीचे आ रहा है 7% से, तो इसका मतलब है शुगर कंट्रोल में है, और अगर 7% से ऊपर है तो फिर इसका मतलब है शुगर कंट्रोल में नहीं है. सो इट इज़ कंसीवेबल टू कैरेक्टराइज द डिस्क्रीट डिसीजन इन डायबिटीज़ डेटा सेट दैट टेक ए वैल्यू ऑफ 1 फॉर HbA1c 7 ग्रेटर देन 7% और 7%, और 0 फॉर HbA1c लेस देन 7%. यानी अगर हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करें कि वो पेशेंट्स जिनका HbA1c लेवल 7% या उससे ज़्यादा है उनको हम कोड दे दें 1, और जिनका लेस देन 7% है उनको कोड दे दें 0. तो 0 1 यानी बाइनरी हम कोडिंग कर दें, यानी जिनका कंट्रोल से आउट है उनको 1, जिनका कंट्रोल में है उनको 0. Clinical researcher often encounter such binary outcome variables where variables can only take on two values although they are continuous variable. यानी वैसे तो HbA1c जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी वेरिएबल में कि यानी शुगर कंट्रोल है या नहीं है, यानी 7% से ज़्यादा है या 7% से कम है. समटाइम्स बाइनरी वेरिएबल आर ट्रू डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और कभी कभी ये ट्रू, ये तो हमने HbA1c को कन्वर्ट किया था, यानी कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट किया, लेकिन कभी कभी ट्रू डिस्क्रीट डेटा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल डेड और अलाइव, experience an adverse event or did not experience adverse event. So binary logistic regression analysis is appropriate for outcome variable which are binary. तो इस तरह के डेटा के लिए जो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस ज़्यादा मुनासिब होता है. नाउ लॉग कैलकुलेशन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. To correctly predict a variable that takes only two possible outcomes, one must attempt to predict probability or chance that dependent variable takes a value of 0 or 1. यानी ये कि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसमें कितने % चांस है कि वो होगा और कितने % चांस है वो नहीं होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी. यानी 0 मीन्स के HbA1c कंट्रोल में, 1 मीन्स नॉट कंट्रोल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. द इक्वेशन फॉर दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन और OLS यानी बाइनरी के लिए P इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इज इक्वल टू 1, यानी 1 आने का चांस क्या है वो इतने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होगा. वेयर PYI इज द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज हैज़ द इवेंट और आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है शुगर कंट्रोल होने की या ना होने की, ये इन तमाम वेरिएबल्स पर, अदर वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है. Now problem in OLS estimation in linear regression model. Probabilities range between 0 and 1. Probability होती है या तो 0 होती है या 1, यानी done या not done, यानी शुगर कंट्रोल हुई या नहीं हुई. In OLS estimation equation, the predicted value may be less than 0 or more than 1. यार और OLS में ये वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है.
So to ensure that the probability is appropriately constrained in between 0 and 1, one must follow लॉगिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब हम अगर ये चाहते हैं कि ये वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में ही रहे तो फिर हमें इस डेटा को लॉग में लेना पड़ेगा, और इसी वजह से हम इसको लॉगिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या लॉगिस्टिक रिग्रेशन मॉडल भी कह रहे हैं। लॉगिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फॉर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज द लॉगिस्टिक यानी एक्सपोनेंट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यानी लॉगिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई यानी जो कि आउटकम वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ पे हमने HbA1c को लिया हुआ है। और इसकी इक्वेशन जो है वो फिर लॉग में कन्वर्ट होके ये आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इज इक्वल टू 1, एक्सपोनेंट की पावर ये वेरिएबल, और 1 प्लस एक्सपोनेंट की पावर ये डिफरेंट वेरिएबल्स जो उस पर HbA1c पे किसी न किसी फॉर्म में असरअंदाज हो सकते हैं। नाउ एक्सपोनेंट and natural log which is ln. Functional exponent is inverse और anti-log of natural log, यानी exponent क्या होता है, वो natural log का anti-log होता है यानी inverse होता है। So ln क्या होगा, अब इक्वेशन अपोजिट हो जाएगी, यानी ये तो हमने probability of log लिया था ना, तो ये इक्वेशन भी रिवर्स हो जाएगी। तो अब ये जो है जैसे अगर पहले ये यहाँ थी तो अब ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो इसी तरीके से सो ln इज इक्वल टू पी वाई आई ये वैल्यू, और ये इट इज़ ए बाइनरी लॉगिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन, यानी इक्वेशन हमने जो जब हमने इसको ख़त्म किया एक्सपोनेंट को नेचुरल लॉग लगा के इक्वेशन के बोथ साइड, तो ये इक्वेशन रिवर्स होके इस तरह से आ गई। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी ये राइट हैंड साइड इज सिमिलर टू लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ये कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है वो वाई पर जो है वो यानी इस वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी तरह से असरअंदाज हो रहे होंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये वेरिएबल है इक्वेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड कॉल लॉगेट यानी लॉग ऑड्स, और इसको लॉगेट इक्वेशन यानी लॉग इक्वेशन भी कहते हैं। इट इज़ नेचुरल लॉग इन द ऑड्स ऑफ सक्सेस ऑफ वाई, यानी ये जो है दरअसल इज़ द ऑड ऑफ सक्सेस इज़ 1, यानी ये कि चांस है कि ये वैल्यू 100% आएगी, यानी ये जो भी इसका रिजल्ट होगा वो अचीव होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ टू द नेचुरल लॉग इज़ कॉल्ड लॉगेट ट्रांसफॉर्मेशन, और जब इस प्रोबेबिलिटी को लॉग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ln है, नेचुरल लॉग है, सो दैट इज़ वाई लॉगिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉगेट मॉडल। तो इसी वजह से इस लॉगिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को लॉगेट मॉडल भी कहा जाता है। नाउ एस्टिमेशन मेथड इन बाइनरी लॉगिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, अब इसमें एस्टिमेशन कैसे करेंगे, वो तो थी पिछली स्लाइड पे इक्वेशन। एस्टिमेशन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लॉगिस्टिक रिग्रेशन इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन MLE। OLS इज इनअप्रोप्रिएट मेथड इन लॉगेट मॉडल, तो लिहाजा ये इक्वेशन जो है वो जो ये है MLE जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है रादर दैन OLS को, जो कि OLS जो थी वो फिर लीनियर रिग्रेशन मॉडल पर अप्लाई हो रही थी। दोनों में फ़र्क क्या है, OLS यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एंड MLE यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। आइडेंटिफाइंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन रिग्रेशन लाइन, जैसा कि हमने ये लीनियर रिग्रेशन में देखी थी, इसमें क्या है मैक्सिमाइज द प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ रिग्रेशन लाइन क्योंकि लॉग लगाया जा रहा है। मिनिमाइज रेजिडुअल दैट रिलेट ईच डेटा पॉइंट टू द ट्रेंड लाइन एंड डू नॉट फोकस ऑन रेजिडुअल, इसमें रेजिडुअल एप्लीकेबल नहीं है, जैसा कि वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आखिर में आ रहा था जो कि रेजिडुअल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसमें ये एप्लीकेबल ही नहीं है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेटा बाय सॉफ्टवेयर, और ये लॉगिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर से अप्लाई होगा। SPSS विच इज़ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज एंड SAS statistical analysis system software are most commonly used for logistic regression model calculation। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करें, दैट डज नॉट इंक्लूड लॉगिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इन एनालिसिस ऑफ टूल पैक फीचर। तो एक्सेल में वैसे तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टूल मौजूद हैं, लेकिन लॉगिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल नहीं है। हाँ, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है मौजूद है, यानी OLS को हम डिटरमिन कर सकते हैं। Like linear regression, logistic regression provides list of coefficient estimates for slopes and intercepts। तो इसमें भी coefficient of slope और intercept मालूम हो सकता है। In this model, R square is inappropriate to use because R square is associated with
OLS, तो इसमें R स्क्वायर जो है हम डिटरमिन नहीं करेंगे। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन MLE यानी बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। काई स्क्वायर ऑफ वेल्ड स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड हेयर, क्योंकि यहाँ पे डेटा डिस्क्रीट है तो काई स्क्वायर टेस्ट जो कि वेल्ड टेस्ट भी कहलाता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। टी टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि टी टेस्ट अप्लाई होता है कंटिन्यूस डेटा पे। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है तो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई होगा। हाइपोथेसिस इज दैट एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रेडिक्शन ऑफ द बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तमाम के तमाम जो है वो किसी न किसी फॉर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज हो रहे होंगे। ऑल्टरनेट ये कह रहा है कि नहीं, सारे वेरिएबल नहीं है, कुछ वेरिएबल होंगे, और इसको जो नल हाइपोथेसिस है उसको और ऑल्टरनेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी बीटा की वैल्यू कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी 0 और यहाँ पे बीटा की वैल्यू होगी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ 0 से अलग होगी। नाउ दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। वही HbA1c को ले लें, वेस्ट हिप रेशो, कोलेस्ट्रॉल, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एज, फीमेल जेंडर, BMI, स्मॉल बॉडी फ्रेम, लार्ज बॉडी फ्रेम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई। तो इधर अगर हम देखें तो वेस्ट हिप रेशो ये इसकी काई स्क्वायर वेल्ड की वैल्यू है और ये कोएफिशिएंट निकल कर आया हमारे पास, और ये टोटल काई स्क्वायर की ओवरऑल रिजल्ट है। ओवरऑल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट विथ काई स्क्वायर 51.33। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वेस्ट हिप रेशो नॉन सिग्निफिकेंट, कोलेस्ट्रॉल सिग्निफिकेंट, कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉन सिग्निफिकेंट, एज सिग्निफिकेंट, फीमेल जेंडर नॉन सिग्निफिकेंट, BMI सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो वैल्यू जो कि 0.05 से कम है वो सब सिग्निफिकेंट है और येलो कलर से हाईलाइट की हुई है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि HbA1c पर जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो फैक्टर कोलेस्ट्रॉल है, एज है और BMI है। तो ये इसकी जो है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल आएगी, यानी इसको 7% से कम रखने में जो सिग्निफिकेंट यानी कंट्रीब्यूशन है, अगर 7% से ज़्यादा आ रहा है, यानी मतलब ये है कि अगर पेशेंट का HbA1c कंट्रोल में नहीं है, 7% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होगा, उसकी एज भी ज़्यादा होगी और उसका BMI भी ज़्यादा होगा। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल कम है तो फिर ये HbA1c कंट्रोल में होगा, एज कम है तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, BMI कम है तो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल ऑफ काई स्क्वायर विच इज़, जैसे कि मैंने बताया कि ये ओवरऑल 51.33 और सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट हो रही है। तो एट द बॉटम ऑफ द टेबल काई स्क्वायर वैल्यू इज दिस वन, p वैल्यू 0.0001 इज रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, मीन्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। All variables or regressors contribute significantly for the prediction of dependent variable। क्या तमाम वेरिएबल्स जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो अब हम इसको देखते हैं। 3 रिग्रेसर्स एग्जिबिट विद सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो 3 रिग्रेसर हैं, कोलेस्ट्रॉल, एज और ये 3 सिग्निफिकेंट है। और वो कौन से है? जैसे हमने बताया, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एज एंड BMI। ऑड रेशियोज ऑफ 3 रिग्रेशन आर ग्रेटर देन 1 indicate that these variables lead to likelihood of developing diabetes। इनका जो ऑड रेशो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये देख लें आप यहाँ पे, यानी ग्रेटर देन 1 है, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ना सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है बल्कि सिग्निफिकेंटली, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इनकी p वैल्यू सिग्निफिकेंट है। ऑड रेशियोज ऑफ दीज 3 कैटेगरीज आर, वो जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड रेशो बता रहे हैं। नाउ prediction for regressor, estimated odds of having HbA1c greater than 7 multiplied by 1.043 for each 1 year increase in age। यानी अब अगर हम एज की बात करें कोएफिशिएंट की, तो एज की क्या है 0.014 और इसका ऑड रेशियो है 1.043। तो अब इससे क्या हम पता करें? इससे हमें ये पता चल रहा है कि एस्टिमेटेड ऑड ऑफ हैविंग HbA1c ग्रेटर देन 7, यानी अगर एस्टिमेट ये कर रहा है कि पेशेंट का HbA1c 7 से ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई बाय 1.043 फॉर ईच 1 ईयर इंक्रीज इन एज, यानी अगर हम कि पेशेंट की एज को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे पता चलेगा कि पेशेंट का जो होगा वो चांसेस कितने ज़्यादा हैं 7 से ज़्यादा HbA1c होने के। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। आफ्टर होल्डिंग कांस्टेंट अदर रिग्रेसर, यानी अभी सिर्फ एज से चेक कर रहा है, ठीक है, और ये बाकी सारे रिग्रेसर कांस्टेंट रख के
Suppose that estimated odds of having HbA1c7 for 51-year-old are 1.043. यानी एज्यूम कर रहे हैं कि ये डेटा आया है 51-year-old इंडिविजुअल का। तो नाउ एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऑड्स फॉर 50-year-old इज़ 4.3%। यानी अगर जो है मैं इसको ये कहूँ कि ये 50 से 51 ईयर एक साल का डिफरेंस निकालें तो मेरे पास आया, यानी एक वन माइनस 1 तो ये बच गया मेरे पास 0.043 और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.3%। यानी एक साल में इसका, इससे इंटरप्रिटेशन ये निकल रही है कि एक साल, हर एक साल बढ़ने से 4.3% रिस्क बढ़ रहा है कि उसका HbA1c 7% से ज़्यादा होगा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल होगा। सो इंटरेस्टिंगली ऑड रेशो कैन बी एग्जामिन्ड फॉर डिकेड चेंजेस। इसी तरीके से ये तो एक साल का है, इस तरह से हम डिकेड यानी 10 साल का भी मालूम कर सकते हैं कि 10 साल में ये रिस्क कितना बढ़ जाएगा, जो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि ये 43% होगा। यानी अगर ये 1.043 है, क्योंकि 10 माइनस 1 होगा तो ये 0.43 आ जाएगा और 0.43 इंटू 100 ये हो जाएगा 43%। यानी 10 साल में इस चीज़ का रिस्क 43% हायर है कि उसका HbA1c 7 से ऊपर चला जाएगा। फॉर 10 years एस्टिमेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 10 बिफोर दिस, तो ये कैलकुलेट की 1.519 वेयर कोएफिशिएंट ऑफ एज इज 0.418 एंड एस्टिमेटेड ऑड ऑफ हैविंग HbA1c ग्रेटर देन 7 फॉर 60 years old आर 1.519 टाइम विच इज़ 51.9%। तो ना ये सिर्फ 43% ही नहीं बल्कि 51.9% हायर होगा अगले 10 सालों में अगर इसकी जो है एज यानी 50 साल से 60 साल होती है। यानी ये एक इक्वेशन और लगेगी। तो ये इन्होंने क्या किया, 0 पॉइंट यानी इसको 0.04 दिस इज़ 0 पॉइंट, ये कोएफिशिएंट को इन्होंने लिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट एज का कितना है 0.0418। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंट इनटू 10 years मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट 1.519। अब 10 को उससे माइनस किया तो ये 51.9 हुआ। तो 51.9 का मतलब ये हुआ कि वो 0.519 हुआ, 0.519 इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू 51.9%। यानी 10 साल में 51.9% इंक्रीज़ होगा। तो यानी इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो 43%, और अगर हम कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करें तो वो और ज़्यादा बता रहा है कि ये, यानी ये हम ऑड रेशो से कैलकुलेट कर रहे हैं और ये कोएफिशिएंट से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करते हैं तो ये 51.9% हायर बता रहा है। ये कंप्लीट करने के बाद ये तो हमने रिग्रेशन मॉडल पे बात कर ली। अब आते हैं हम सर्वाइवल एनालिसिस विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू कैलकुलेट in different chronic diseases. Suppose in a study diabetic patient followed for number of years. Diabetic patients को कई सालों तक follow up करते रहे हम. During follow up samples collected from patients for routine testing करते रहे patients के लिए follow up के दौरान. Can we predict how long it will take for the average patient in the study to develop nephropathy? क्या हम predict कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये डायबिटिक पेशेंट है इनको नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा। लास्ट स्टेज, इसी तरीके से लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट रिसीव आइदर एक्सपेरिमेंटल ड्रग और कंट्रोल ड्रग। लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है, क्या हम उसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दें या फिर कंट्रोल ड्रग दें, तो वो हम चेक कर सकते हैं, इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ मीडियन सर्वाइवल टाइम इन बोथ ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ड्रग देंगे तो उससे मीडियन सर्वाइवल टाइम क्या आएगा, और अगर कंट्रोल ड्रग यानी स्टैंडर्ड ड्रग देंगे तो उससे मीडियन सर्वाइवल टाइम क्या आएगा। व्हाट इज़ द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट 6 month या फिर नेक्स्ट 1 year या नेक्स्ट 5 year ऑफ द कैंसर पेशेंट, तो ये भी हम सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर टाइम टू इवेंट आउटकम, यानी ये कि कितने टाइम के बाद ये आउटकम आएगा कि नेफ्रोपैथी कितने टाइम के बाद डेवलप हो जाएगी, या ये कैंसर पेशेंट लास्ट स्टेज का है कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है अगले 6 महीने, जो भी ड्रग दे रहा है एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो आउटकम जो है वो कितने टाइम के बाद आएगा। उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड कॉमनली एम्प्लॉयड इज सर्वाइवल एनालिसिस, और उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई किया जाता है वो कहलाता है सर्वाइवल एनालिसिस। मेथड ऑफ सर्वाइवल एनालिसिस 2 मोस्ट कॉमनली मेथड है हमारे बायोमेडिकल लिटरेचर में।
One is the Kaplan-Meier method and the second is the Cox proportional hazard ratio और Cox proportional hazard regression model. इसके अलावा सेंसरिंग ऑफ डेटा. सेंसरिंग ऑफ डेटा क्या है? ड्यूरिंग इवेल्युएशन ऑफ टाइम टू इवेंट आउटकम रिसर्चर में एक्सपीरियंस सेंसरिंग ऑफ डेटा, यानी कोई भी आउटकम को अगर हम इवेल्युएट कर रहे हो तो रिसर्चर अक्सर सेंसरिंग ऑफ डेटा एक्सपीरियंस करता है. सेंसरिंग क्या है? सेंसरिंग अकर व्हेन टाइम टू इवेंट अकरेंस इज नॉट नोन एग्जैक्टली, यानी हमें नहीं पता कि ये कैंसर का पेशेंट कितने टाइम तक जिंदा रहेगा, 6 महीने, 8 महीने, साल, तो उसको हम कहते हैं सेंसरिंग. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्वाइवल टाइम इज़ नॉट अवेलेबल, और हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सर्वाइवल टाइम की अवेलेबल नहीं है. सो सेंसरिंग में अकर बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट, उस वजह से भी हो सकता है. हमें नहीं पता कि वो उसके बाद जो ड्रॉप आउट हो गया, अब कैंसर का पेशेंट फिर कितने टाइम तक जिंदा रहा. और सम पार्टिसिपेंट्स में नॉट एक्सपीरियंस द इवेंट ड्यूरिंग द स्टडी, और पूरे जब तक हम फॉलोअप करते रहे 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक उस पर उसको कैंसर का पेशेंट था लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, तो इसको हम सेंसरिंग कहते हैं. कैप्लन-मीयर मेथड एंड कॉक्स रिग्रेशन आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सेंसरिंग डेटा. और ये जो कैप्लन-मीयर मेथड है या कॉक्स रिग्रेशन मॉडल या जो मेथड है सर्वाइवल एनालिसिस की, ये हैंडल कर लेते हैं इस तरह के सेंसर्ड डेटा को. कैलकुलेशन ऑफ मीन सर्वाइवल टाइम मे हैव सेंसरिंग एंड पोटेंशियल बायसेस. हाँ, ये अलग बात है कि इसमें बायसेस और सेंसरिंग उसके बावजूद भी हो सकती है, यानी क्योंकि ये एक कैलकुलेशन बेस्ड है, यानी एस्टिमेशन बेस्ड है. नाउ कम टू द कैप्लन-मीयर मेथड. कैप्लन-मीयर मेथड्स एस्टिमेट सर्वाइवल फंक्शन और सर्वाइवल कर्व. इससे हम पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे सर्वाइवल कर्व निकालते हैं. रियल डेटा इन कर्व लुक लाइक मोर स्टीप फंक्शन दैन स्मूथ कर्व एंड समराइजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ओवर टाइम. तो ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक स्टीप फंक्शन नहीं है, बल्कि स्मूथ लाइन नहीं है, बल्कि एक हैपहैज़र्ड लाइन है, वो हम इस वजह से देख लेते हैं. ये देखें, ये है मंथ सिंस रेंडमाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल. यानी कह लीजिए कि ये कैंसर के पेशेंट थे और कैंसर प्रोग्रेस नहीं किया, तो वो उसकी वजह से वो सर्वाइव करते रहे. तो कितना टाइम लगा? 5 मंथ्स, 10 मंथ्स, 15 मंथ्स, 20 मंथ्स. ये वो ग्रुप है जो कि प्लेसिबो ड्रग ले रहा था, यानी कह लीजिए कि जो है वो कंट्रोल ड्रग, और ये जो है वो सुनिटिनिब जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, यानी एक्सपेरिमेंटल ड्रग ले रहा था. तो ये कितने अरसे तक ये पेशेंट सर्वाइव करते रहे और कितने अरसे तक ये पेशेंट सर्वाइव करते रहे. तो ये कैप्लन-मीयर कर्व कह रहा है. क्या ये लाइन सीधी है? नो, द लाइन इज़ नॉट स्ट्रेट. ठीक है. सो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल इन रेंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ऑफ सुनिटिनिब इन पेशेंट विद एडवांस पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ये स्टडी जो है वो ये वाली है. हैज़र्ड रेशो 0.42, ये इसकी 0.42 इसकी हैज़र्ड रेशो है, यानी रिस्क ऑफ डेथ 0.42, और पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, यानी प्लेसिबो हैव सिग्निफिकेंटली हायर रेट ऑफ डेथ एज कंपेयर टू सुनिटिनिब, क्योंकि ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, यानी इसका प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल इज सिग्निफिकेंटली लोअर ऑफ प्लेसिबो कंपेयर टू सुनिटिनिब. सो टू कंपेयर ओवरऑल सर्वाइवल एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ग्रुप, जिसमें प्लेसिबो वर्सेस सुनिटिनिब है, with respect to study outcome, the null hypothesis that two curves are equivalent, log rank test was employed and results of these tests are displayed in figure, and the probability of progression free survival is significantly higher with sunitinib curve. P value is significant because less than 0.05. और जैसे मैंने ये बात बताई, यानी इसको इन्होंने रिवर्स वे में एक्सप्लेन किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल इज इन sunitinib ग्रुप कंपेयर टू प्लेसिबो. या आप क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज सिग्निफिकेंटली हायर इन प्लेसिबो ग्रुप कंपेयर टू सुनिटिनिब ग्रुप. ठीक है, तो बात एक ही है, लेकिन इसको कहने का अंदाज अलग है. ओवरऑल सर्वाइवल टाइम की बात करें, ठीक है, यानी कितने टाइम तक ये सर्वाइवल है, यही वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल सर्वाइवल. ठीक है, वहाँ पे प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल था, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाली है सुनिटिनिब ग्रुप एंड प्लेसिबो. अगेन दिस इज, इसकी जो हैज़र्ड रेशो है 0.41 और पी वैल्यू 0.02 जो कि 0.05 से कम है. तो एविडेंस इन दिस कर्व इंडिकेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल सर्वाइवल विथ सुनिटिनिब इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन
प्लेसिबो, यानी स्यूनेटिव से सर्वाइवल जो है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है कंपेयर टू प्लेसिबो। तो इस तरीके से सर्वाइवल कर्व में हम एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, यानी 20 मंथ्स का अगर हम कहें कि 20 महीने में स्यूनेटिव से जो है वो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू प्लेसिबो। ये प्लेसिबो की जगह कोई दूसरी ड्रग भी हो सकती थी, यानी दूसरी एंटी कैंसर ड्रग जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ड्रग बेहतर है किससे लास्ट स्टेज कैंसर में पेशेंट का सर्वाइवल टाइम हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड रिग्रेशन मॉडल। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, कैप्लान-मियर मेथड हैव सम लिमिटेशन, यानी जो पिछला मॉडल था उसमें कुछ लिमिटेशन है। इफ़ वन वांट्स टू एडजस्ट फॉर प्रीडेक्टर्स यानी रीग्रेसर व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ पॉसिबली सेंसर टाइम अंटिल इवेंट डेट, यानी अगर उसमें सेंसर टाइम है यानी हमें पता नहीं चल रहा कि वो स्टडी छोड़ के चला गया। मोर ओवर कैप्लान-मियर प्रोसीजर डज नॉट क्वान्टिफाई द इफेक्ट ऑफ प्रिडिक्टर वेरिएबल ऑन सर्वाइवल टाइम, और सर्वाइवल टाइम की एग्जैक्ट जो टाइम है वो भी उसमें नहीं पता चलता क्योंकि सीधी लाइन नहीं बनती उसमें। सो कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड रिग्रेशन मॉडल इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर सर्वाइवल एनालिसिस इन बायोमेडिकल लिटरेचर व्हेन रिग्रेसर्स आर अवेलेबल एंड डेटा इज सेंसर्ड, यानी हमें डेथ टाइम एग्जैक्ट मालूम नहीं हो रहा। हैजर्ड फंक्शन इन कॉक्स रिग्रेशन मॉडल, अब इसमें क्या होगा, हैजर्ड फंक्शन कॉक्स रिग्रेशन मॉडल में क्या होगा। हैजर्ड ऑफ एन इवेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम कैन बी थॉट ऑफ रिस्क ऑफ इवेंट अकरेंस एट टाइम टी, यानी सपोज कर लेते हैं वो इवेंट है डेथ, ठीक है, तो वो एक सर्टेन टाइम पर होगा। हैजर्ड इज ए रेट एंड टेक द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इवेंट या इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो ये कि किस टाइम पर डेथ हो गई कैंसर के मरीज को। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैजर्ड्स, यानी डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट जो डेथ हुई है ओवर टाइम इज हर और हिज हैजर्ड फंक्शन, उसको हम हैजर्ड फंक्शन करेंगे क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग टाइम होगा। किसी की 6 महीने में डेथ हो गई, किसी की 6 साल में, किसी की 1.5 साल में, किसी की 2 साल में, किसी की 3 साल में, तो उसको हम हैजर्ड फंक्शन को यूँ कैलकुलेट करेंगे और ये डिफरेंट पेशेंट्स के जो टाइम होंगे वो यहाँ पर नोट करते चले जाएंगे। इक्वेशन सेज दैट द हैजर्ड्स फॉर पर्सन आई at the time t is the product of two factor, one h naught t is the baseline hazard function and two of the set of predictor variable, यानी एक पहला पेशेंट, दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट, हर एक का जो अपना टाइम होगा वो उसका कोएफिशिएंट और उसका जो टाइम है वो हम यहाँ पे डिटरमिन करते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा बीटा कोएफिशिएंट, क्योंकि रिग्रेशन मॉडल है ये भी, आर एस्टिमेटेड यूजिंग द मेथड सिमिलर टू यूज इन लॉगरिथमिक रिग्रेशन। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, वहाँ पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन थी, यहाँ पर ये कहलाएगी पार्शियल लाइक्लीहुड एस्टिमेशन और ये सॉफ्टवेयर से ही हो सकती है। अब हमारे पास कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा कोएफिशिएंट। बीटा कोएफिशिएंट डिस्क्राइब द वे दैट द हैजर्ड या सर्वाइवल टाइम इज अफेक्टेड बाय द प्रिडिक्टर। व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रिडिक्टर, यानी जितने भी वेरिएबल है उसका कोई इफेक्ट नहीं है सर्वाइवल पर। लेकिन इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इंक्रीज इन प्रिडिक्टर लीड टू इंक्रीज इन हैजर्ड मीन्स डिक्रीज इन सर्वाइवल, यानी जो जितने भी फैक्टर्स वहाँ पे काउंट कर रहे हैं वो जो है वो अगर बढ़ते चले जाएंगे तो चांस ऑफ डेथ बढ़ता चला जाएगा, और वाइस वर्सा अगर बीटा इज लेस देन 0 सो इंक्रीज इन प्रिडिक्टर लीड टू डिक्रीज इन हैजर्ड, यानी इंक्रीज इन सर्वाइवल और डिक्रीज इन डेथ। सो दीज कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल 1 यूनिट चेंज इन द रिग्रेसर ऑन द नेचुरल लॉग ऑफ हैजर्ड रेट होल्डिंग अदर रिग्रेसर कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम इस पर फिर लॉग लगाएंगे ताकि लीनियरिटी ऑफ डेटा आ जाए। तो हैजर्ड रेशो इज कंसेप्चुअली आइडेंटिकल टू द रेट रेशो, इसको रेट रेशो भी कह सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ हैजर्ड रेशो इज सिमिलर टू ऑड रेशो। हैजर्ड रेशो इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट लगाया, यानी वही लॉग में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंट की पावर 1 सजेस्ट दैट नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिडिक्टर एंड टाइम टू इवेंट अकरेंस। Now hazard ratio interpretation in survival curve. Hazard ratio in survival curve of probability of progression free survival is 0.42, तो इसमें 0.42 आया था ना hazard ratio, ये अगर हम इसको देखें ये 0.42 hazard ratio, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट था, with 95% CI and does not include 1, उसमें जो है वो इन 1 भी नहीं आ रहा। अगर हम इसकी 95% CI देखें, क्या इसमें 1 आ रहा है? नो, आंसर इज नो, ठीक है,
क्योंकि 0.26 से 0.66 की का है, 1 तो इसमें आएगा ही नहीं किसी भी सूरत में. सो estimate says that at any point in the time of hazard of occurrence of event with sunitinib group is 0.42 times, means 42% or 58% less than compared to hazard of placebo group. यानी 42% अगर जो sunitinib ग्रुप जो है उसमें जो है वो ये कह लीजिए कि हैज़र्ड आ रहा है, यानी हैज़र्ड है और हैज़र्ड ऑफ अकरेंस है, यानी डेथ हो रही है, तो इसका मतलब है 58% नहीं हो रही है ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि 42 माइनस 100 58. तो हम ये कह सकते हैं, इसको दूसरे मानों में ये भी कह सकते हैं कि sunitinib ग्रुप जो सर्वाइवल टाइम बढ़ा रहा है वो 58% बढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें जो डेथ हो रही है वो 42% हो रही है और 58% जो है रिस्क ऑफ डेथ वो कम हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल इसलिए 58% है, हायर विथ sunitinib वर्सेस प्लेसिबो ग्रुप. लिहाजा हम इससे कंक्लूड ये भी कर सकते हैं कि sunitinib से जो है वो प्लेसिबो के मुकाबले में जो सर्वाइवल है कैंसर के पेशेंट का 58% हायर है कंपेयर टू sunitinib ग्रुप. तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई. इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू वेरी मच.